नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं जानना जरूरी है। जी हां, कोरोना संक्रमण ने जिस तरीके से कहर बरपाया था, जिसको लेकर अब इसमें लगातार कमी देखी जा रही है। अगर पिछले 22 दिनों की बात करें तो संक्रमण दर 24.8% से घटकर मंगलवार को 6.6% रह गई है। इसके साथ ही नए संक्रमण और मौतों का आंकड़ा भी लगातार कम होता जा रहा है। स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 10 मई को कोरोना की संक्रमण दर 24.8 दर्ज की गई। तभी से इसमें लगातार कमी आ रही है। मंगलवार को यह घटकर 6.6 रह गई है, जबकि 10 मई को ये 4 गुना ज्यादा थी। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, उनके अनुसार यदि संक्रमण दर 5% से नीचे आ जाती है तो ये काफी हद तक नियंत्रण योग्य बनी रहती है और इस प्रकार अगले कुछ दिनों में स्थिति नियंत्रण में आने की संभावना भी है। तो आपको बता दें कि आज का जो मुद्दा है वो वैक्सीनेशन को लेकर है। जो संक्रमण दर यहां पर आ रही है वो कम हो रही है। इसके साथ ही अगर मौतों का जो आंकड़ा है उसमें भी गिरावट जो है वो जारी है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से होने वाली मौतों में लगातार कमी दर्ज की गई है। कुल 2795 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि पिछले महीने अधिकतम 4.5 हजार मौतें दर्ज की गई थी। इसके साथ ही महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,31,895 हो गई है। देश में 35 दिन में कोरोना संक्रमण से मौत के इतने कम मामले सामने आए हैं। आगे भी मौतों में कमी का दौर जारी रहने के अनुमान यहां पर जताए जा रहे हैं। तो सक्रिय अगर मरीजों की बात करें तो वो उनमें भी जो घट रहे हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 43 दिनों के बाद देश में सक्रिय रोगियों की संख्या 19 लाख से नीचे दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,55,287 रोगी स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय रोगियों की संख्या तो यहाँ पर जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है और उसको लेकर कई तरीके की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज चर्चा में जो शामिल हुए हैं डॉक्टर आर.एन. टंडन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आर.एन. टंडन जी, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो ये है कि जो मौतों का आंकड़ा है, जो संक्रमण दर है, जो लगातार जो सामने आ रही थी, उनमें अब जो है वो कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से काम किया गया है और लोगों में कितनी जागरूकता देखी जा रही है? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी खबर होती है जब भी हमें लगता है कि नंबर्स कम हो रहे हैं, रिकवरी ज्यादा हो रही है, नंबर ऑफ डेथ्स भी जो है पहले के हिसाब से कम होती जा रही है और रिकवरी भी बढ़ रही है। तो जब रिकवरी बढ़ती है तभी हमारे को फायदा दिखाई दे रहा होता है कि जो इलाज चल रहा है, जो कंट्रोल चल रहा है, वो सारी चीजें बेहतर हो। तो पिछले एक महीने जो लॉकडाउन रहा है ऑलमोस्ट पूरे भारतवर्ष में, कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से लॉकडाउन को लागू किया गया था। तो उसका जो असर पड़ा है, धीरे धीरे करके जो 4 लाख से ऊपर केस पहुंच गए थे वो आज 1,32,000 के आसपास पहुंच गए और डेथ का नंबर जो 4,000 से ऊपर चल रहा था वो अब 3,000 प्लस कल का जो हुआ है वो है। तो इस तरह से रिकवरी बढ़ती जाए और लोगों को ये बात समझ में अब आने लगी है कि कोरोना की सेकेंड वेव से कितनी परेशानियां हुई हैं देश के अंदर, हर एक जगह। ये नहीं कि किसी एक खास स्टेट या शहर में हुआ है, पूरे देश में इस तरीके की परेशानियां आई और सबको वजह भी पता है कि क्या क्या हुई है। उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि सेकेंड वेव के आने से पहले जो हालात थे लोगों के, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सब लोग भूल गए थे, स्टार्टिंग विद अथॉरिटीज, विद पब्लिक, विद गवर्नमेंट, एवरीवन, सब लोग भूल गए थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें अप्रैल और मई के महीने में जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा है हर किस्म से, कि बेड्स की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, दवाइयों की प्रॉब्लम, क्रिमेशन के ग्राउंड की प्रॉब्लम, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जहाँ पे आपको परेशानियां नहीं आती थी। तो हर आदमी उन सब चीजों से परेशान था और उसी की वजह से ये नतीजे जो है इस समय लगता है कि बहुत ही आपको सांत्वना देते हैं और ये भी समझ में आता है कि आम जनता को भी समझ में आ रहा है कि क्या क्या परेशानियां थी और उन्हें किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया।
बिल्कुल। बाकी सब चीजें ठीक है कि अस्पतालों में सबका इलाज हुआ, सबके लिए दवाइयां जो भी मिल सकती थी वो दी गई, पर सबसे जरूरी चीज होती है कि आम जनता को समझना है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहना है। आज इस बात की जरूर हमें अच्छा लग रहा है कि नंबर कम हो गया है, कि लॉकडाउन भी आज से थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट कर दिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहाँ था, कहाँ है और कहाँ रहेगा। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहना और अननेसेसरली घूमना और अपनी हाइजीन, सिर्फ अब हैंड वॉशिंग पर नहीं मैं कहूंगा, बल्कि हाइजीन आपको अपनी सारी मेंटेन करके रखनी है, अपने सराउंडिंग्स में अपने घरों की भी रखनी है, और आपको अपने घरों के वेंटिलेशन को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करना है और उसको भी खोल के रखना है। अगर आप एयर कंडीशनर्स भी यूज कर रहे हैं तो आप ये भी पक्का कर लें कि आपका एक खिड़की या एक दरवाजा खुला हुआ है या आपके उस कमरे में एक एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, क्योंकि इससे आपका सर्कुलेशन बेहतर होगा। क्योंकि हमारे एसीज में ज्यादातर में ये सर्कुलेशन के लिए जरूरी है कि इस चीज का प्रावधान रखा जाए, क्योंकि हमारा जो रेगुलर सर्कुलेशन होता है वो सब जगह पॉसिबल नहीं। तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर चलना है और वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम धीरे धीरे उम्मीद है बढ़ता जाएगा। जिस तरह से रोज गवर्नमेंट गाइडलाइंस को कुछ ऐसा कर रही है जो कि सपोर्ट करेगी इम्पोर्टेड वाली वैक्सीन को हिंदुस्तान में आने में भी, और लोगों की वैक्सीन जो भी वैक्सीन अभी विश्व में अप्रूव्ड हैं और WHO से या USFDA से, उनको आप गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर वो अप्रूव्ड है तो उनका हिंदुस्तान में लाके ट्रायल करना जरूरी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की चीज है। और गवर्नमेंट जिस तरह से प्लान कर रही है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, 50 लाख से 1 करोड़ प्रतिदिन का अंदाज अनुमान लेके टारगेट लेके चल रहे हैं, जिससे कि आप कम से कम 18 से ऊपर वाले लोगों को 70-80% को वैक्सीनेट कर पाए और इस पेंडेमिक से निजात पा पाए। क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं बाकी जगहों में विश्व से, वहां पर केसेस कम होते जा रहे हैं। जैसे कि एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई मेरे ख्याल से शायद यूके में पिछले मार्च 2020 से और आज में। तो वो एक बहुत बड़ी जो है सांत्वना दे रहा है सबको कि अगर यूके में ये हो सकता है तो विश्व के हर कोने में हो सकता है, अगर आप वही प्रोटोकॉल फॉलो करें जो यूके में फॉलो किया गया, यानी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इन सब चीजों से ही आपको इस बीमारी पे कंट्रोल पाना है। तो आम जनता का रोल बहुत बड़ा है। वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें जाना बहुत जरूरी है। और मैं आपके माध्यम से सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके की अफवाहें वैक्सीन की फैल रही हैं, और खास करके हमारे रूरल एरिया में, क्योंकि भारत का 70% आबादी रूरल एरिया में, और रूरल एरिया में अगर किसी भी तरीके की अफवाह फैल रही है कि वैक्सीन की वजह से ये होता है, वैक्सीन की वजह से वो होता है, तो इसको दूर करने में हमारे उन सभी जो कहना चाहिए वर्कर्स हैं, जो लोग सोशल साइट्स पे काम करते हैं, डिजिटली वर्क करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे कोई भी माध्यम है, चाहे लिख कर के भी आम जनता के पास एक खबर पहुंचाए कि हम सब ने वैक्सीन लगवाई और कुछ भी नहीं होता है। कोई वैक्सीन लगाने से मौत नहीं होती है। मौत अगर किसी की हुई है वैक्सीन लगने के बाद तो एक्चुअली में उसे कोरोना हुआ था जो डिटेक्ट नहीं हुआ होगा। तो हमें डिटेक्शन को बढ़ाना है, यानी कि टेस्टिंग को बढ़ाना है, और लोगों को समझाना है कि वैक्सीन ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। और अगर चाहे तो उसके लिए एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज सारी जाती हैं टेटनस का टीका लगवाने। क्यों जाती हैं? सिर्फ इसलिए कि उन्हें भी पता है कि टेटनस का टीका लगाने से उनको और उनके बच्चे को, पैदा होने वाले बच्चे को टेटनस नहीं होगी। क्योंकि रूरल एरिया में जो टेटनस सबसे ज्यादा हुआ करती थी उस पर बहुत फर्क पड़ चुका है, और उसकी वजह सिर्फ टीकाकरण है। तो वही चीज हमें उन्हें फिर से समझानी है कि टीके से डरे नहीं, सब लोग टीका लगवाएं और इस बीमारी में लड़ने से आगे आएं, लड़े उससे और इस बीमारी से बचें और सबको बचाएं।
बिल्कुल। टंडन जी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से कहर बरपा रहा था, अब जैसा कि आपने बताया है कि जितने भी कैंपेन अभी चला रहे हैं, चाहे वो टीकाकरण को लेकर हो, मास्क को लेकर हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, लेकिन यहाँ पर जो अभी दर में कम आई है, जो संक्रमण दर जो है वो कम आई है। चलिए मान लेते हैं कि अभी सभी लोग जो है वो यहाँ पर जागरूक थे, नजर आ रहे थे, लेकिन अभी जो तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर आएगी और ये भयावह मंजर वापस ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? जिस तरीके से ये कम रह रही है और कमी इसमें आनी चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये वही वही बात रहेगी। दो ही चीजें हैं हमारे पास कोरोना की इस लड़ाई में जीतने के, और वो है प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन। हम्म। प्रोटेक्शन आपको पता है कि हमें किस तरह से अपना बचाव करना है। बचाव करने के लिए सिर्फ कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्किंग है, घरों में रहना है और हर चीज की देखभाल करनी है। हैंड सैनिटाइजर से लेके अपने घरों की हाइजीन और अपने आसपास के एरिया की सफाई का ध्यान रखना है और वेंटिलेशन का ध्यान रखना है। और जहां तक हमने बताया कि किस तरह से आप कोरोना की लड़ाई को जीत सकते हैं, कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेशन सबका बहुत जरूरी है, हेजिटेंसी खत्म करना जरूरी है। और थर्ड वेव के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे 18 से 44 वर्ष के लोग जिनको वैक्सीनेशन का प्रावधान शुरू हो चुका है, उन्हें लग रही है, उन सबको वैक्सीन हेजिटेंसी से बचना है, क्योंकि वही लोग हैं जो 18 से नीचे वाले बच्चों को मैं कहूंगा जिनकी देखभाल कर रहे हैं। और उनकी देखभाल करने के लिए इस ग्रुप को 18 से 45 साल की उम्र वालों को अपने को वैक्सीनेशन लगवाना है। और उनको सबसे जरूरी है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, क्योंकि ये लोग फिर से लॉकडाउन खत्म होने के बाद घरों के बाहर जाएंगे, अपने काम काज में जाएंगे, नौकरी भी करना है, पैसे भी लाने हैं, हर तरीके की जरूरतों के लिए ये ग्रुप एक 18 से 45 साल का जो है बहुत एक्टिव होगा। परंतु इनको एक्टिविटी के साथ इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है। बिल्कुल। तो जो टीकाकरण को लेकर जितनी भी चीजें देखने को मिल रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, जिस तरीके से अभी तक लोगों ने प्रयास किया है बचने का, वैसा ही प्रयास हमें आगे तक करना होगा, तब जाके जो है जो दर में कमी आ रही है वो लगातार कमी आती रहेगी। इसके साथ ही अभी हमारे साथ डॉक्टर कपिल वर्मा, टीकाकरण अधिकारी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी टीकाकरण को लेकर लगातार जो बात की जा रही है, वैक्सीनेशन को यहाँ पर बात की जा रही है कि 1 करोड़ लोगों को रोजाना टीका हमें देना होगा, तब जाके जो है हमारा जो 100% वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होगा। और जिस तरीके से मृत्यु दर में कमी आ गई है, अब जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक अहम योगदान वैक्सीनेशन को देखा जा सकता है। तो कितना असर जो है वो देखा जाएगा आगे? और बहुत ही इसके सापेक्ष अगर आप देखा जाए तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। और जो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पुराने जो भी अप्रैल महीने में इतनी ज्यादा वेव आई, इतने बड़े लोग, ज्यादा संख्या में लोग परेशान हुए, उन सब में जो पहले से टीकाकरण जिनका हो रखा था, जैसे हम स्वास्थ्य कर्मी, हम लोगों का फरवरी से मार्च में ही लगभग ज्यादातर डॉक्टर्स का, स्टाफ का टीकाकरण हो रहा था, वो सब लोग बहुत हद तक बचे रहे। अगर किसी को हुआ, अगर मैं अपने अस्पताल का एक उदाहरण के लिए मैं आपको सबमिट करूं, तो हमारे अस्पताल में 137 लोगों को टीकाकरण लगा था। मार्च महीने में दूसरी डोज लग गई, उसमें चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी सब यहाँ के हैं। उसमें से अप्रैल महीने में लगभग 32-33 लोग पॉजिटिव हुए, लेकिन किसी का भी ऐसी इलनेस नहीं हुई कि ऑक्सीजन या फिर इस तरीके की क्रिटिकल इलनेस में जाना पड़ता। फीवर, सर्दी जुकाम करके चीजें निकल के गई। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट, इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? डायरेक्ट इफेक्ट है, बहुत जरूरी है। और मैं सभी लोगों से कहूंगा, आपके जितने भी दर्शक हैं, कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, अब तो लखनऊ में बहुत तेजी से टीकाकरण चल रहा है, आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, आसानी से मिल रहा। 45 साल के ऊपर वाला जो भी व्यक्ति है उसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर वो खुद नहीं कर पाता है, कोई व्यवस्था नहीं, तो सिर्फ अपनी वो एक आईडी लेकर के किसी भी केंद्र पे चला जाए, उसका तुरंत वहां पे तात्कालिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसको किसी अपॉइंटमेंट की भी आवश्यकता नहीं है और उसको टीका लग जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो 18 से 45 साल के बीच के लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कुछ 2 बूथ ऐसे भी लखनऊ में बनाने के लिए हर जिले पे सरकार ने करा है कि जिनके बच्चे 12 साल से छोटे हैं, 12 साल तक के हैं, यदि वो बच्चों का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, उम्र का कोई भी उनका ले जाते, सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो उनका भी वहीं पे तात्कालिक रजिस्ट्रेशन करके उनका टीकाकरण कराने की सुविधा सरकार देने जा रही है।
बिल्कुल। दूसरा कपिल जी, जी कपिल जी, लेकिन टीकाकरण को लेकर जिस तरीके से आपने बताया है, काफ़ी अच्छे जो सरकार है वो कदम उठा रही है, लोगों को जागरूक भी यहाँ पर कर रही है और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर टीकाकरण अगर आपको 100% पूरे भारत में करना है, क्योंकि आप टीकाकरण अधिकारी हैं, इसलिए सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि 1 करोड़ लोगों को टीका देने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। अगर आप डेली 1 करोड़ लोगों को टीका यहाँ पर देंगे, तब जाके 3 से 4 महीने में हम जो है वो टीकाकरण पूरा कर चुके होंगे। तो इसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है टीके को लेकर यहाँ पर सरकार कर रही है? नहीं, बिल्कुल जैसा बताया आपने मैम कि देखिए बहुत ज्यादा भाई हमारे यहाँ दूसरों की तुलना में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी गिनती बहुत है, हमारी संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। तो पूरी जनसंख्या को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का टारगेट है कि जून महीने में जितना मई में लगा था उससे कहीं डबल से भी ज्यादा नंबर में, तो जून में हम टारगेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जाए, खासकर उन शहरों में जहाँ पे भी सेकंड वेव में कोरोना की महामारी ज्यादा खतरनाक रूप में थी, लखनऊ या फिर जहाँ पर अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पे नंबर अभी भी ठीक ठाक है, ज्यादा गिनती है, उन शहरों में हमारा टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको कवर किया जाए। अभी लखनऊ में कैंपेन के रूप में हो रहा है, छोटा इमामबाड़ा में अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का 24 बूथ बनाए गए, आपका इकाना स्टेडियम में भी लगाया गया है। कल की न्यूज देखें तो लगभग 3 लाख के आसपास एक दिन में लोग वैक्सीनेट किए जा रहे हैं, जो कि ये गिनती वीकली पूरी होती थी। तो बहुत तेजी से नंबर बढ़ा जा रहे हैं और अभी वैक्सीन की उपलब्धता इतनी है कि बहुत आराम से इस गिनती को पूरा कर पा रहे हैं, टारगेट हो पा रहा है हमारा। जी जी, तो यहाँ पर डॉक्टर ए.के. शुक्ला भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो संक्रमण दर है वो कमी आ रही थी और एक सरदर्द यहाँ पर बना हुआ था कि मौतों का आंकड़ा अभी भी उतना ही था, लेकिन अब एक खबर क्या आई है कि मौतों का आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा है। तो किस तरीके से जो ये यहाँ पर जो काम किए गए हैं वो साकार साबित हुए हैं? हेलो जी, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? आवाज मुझे फोटो नहीं दिखाई दे रही कुछ सर Yes. चलिए, तो हमारा लगता है संपर्क जो है वो नहीं हो पाया है। कपिल शर्मा जी, आप ही से लेते हैं जो सवाल मैंने भी ए.के. शर्मा जी से किया है। जैसे यहाँ पर अभी बातें सामने आ रही थी, संक्रमण को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, मौतों का आंकड़ा था वो लगातार सरदर्द बना हुआ था, तो उसको लेकर किस तरीके के जो है काम किए गए हैं, तब जाके आज संक्रमण और मौत दोनों को ही नियंत्रण में लाया जा चुका है? जैसा कि हमारे केंद्र सरकार से भी जो पॉलिसी रही कि भाई बहुत तेजी से कांटेक्ट ट्रेसिंग हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर में टेस्टिंग हो। अभी आप देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी बहुत कम हो गई के कारण, लेकिन अभी भी टेस्टिंग का नंबर पर डे बढ़ता ही जा रहा। लाखों के लोग में 2 लाख के ऊपर का रेगुलर का टेस्ट हो रहे हैं। तो जब टेस्टिंग बहुत ज्यादा कांटेक्ट ट्रेसिंग हो गई, यही एक सबसे बड़ा रामबाण सिद्ध हुआ इस चीज को सफलता हासिल करने में कि मैक्सिमम लोगों को उसमें कवर अप किया जा सके कि जिस तरीके से हो जाए। और दूसरा मैम, ये जो अभी मृत्यु दर है उसका कारण ये है कि जो अस्पतालों में भर्ती क्रिटिकल लोग हैं, जो करीब ज्यादा दिन से वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है, बाईपैस पे हैं, उसमें मृत्यु दर के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो पहले से क्रिटिकल हैं और वही लोग इलनेस की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। सामान्य रूप से जो नए पॉजिटिव हो रहे हैं, स्वस्थ लोग हैं, वो पूरी तरीके से हेल्दी है। अभी भी हमारा जो रेट आ चुका है, रिकवरी रेट है, वो 96 के ऊपर जा चुका है अपने यहाँ का। तो बहुत अच्छा रिकवरी रेट है। बस क्रिटिकल इलनेस वालों में थोड़ा सा मृत्यु रोग है, जो कि थोड़ा सा दुर्भाग्य है। समय की बात है कि धीरे धीरे उसमें विस्तार होगा। जी बिल्कुल। ए.के. शुक्ला हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ए.के. शुक्ला जी, आपका फिर से वही सवाल मेरा जो है यही है कि जिस तरीके से मौत का आंकड़ा है वो लगातार सरकार के लिए सरदर्दी बना हुआ था, संक्रमण की जो दर है वो कम तो आ रही थी, लेकिन मौत के जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। तो अब किस तरीके से काम जो है वो किया गया है, चाहे वो आम जनता हो चाहे वो सरकार हो, दोनों ने मिलकर इस तरीके के वो कौन से प्रयास जो किए थे जिसके कारण जो संक्रमण दर में है वो कमी देखी जा रही है? देखिए, ये एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, स्थिति बड़ी खराब है और सभी काम कर रहे हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सरकारें भी काम कर रही है जी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। जो मृत्यु दर जैसे आज 3,500 आ रही है, कल 3,000 थी, उससे पहले 4,000 जो ऊपर थी, ये कम नहीं हो रही है। इसके लिए लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जनता तो चाहेगी कि मृत्यु दर कम हो जाए या बिल्कुल समाप्त हो जाए और जो लोग बीमार है उनको अस्पतालों में सुविधाएं मिले। बिल्कुल।
इसमें एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का ये समय नहीं है, और जो लोग इस समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति कर रहे हैं वो बहुत ही खराब स्थिति है। मैं और शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, खराब स्थिति है। हर आदमी को एक दर्द महसूस करना चाहिए कि जो लोग अफेक्टेड हैं, बहुतों के घरों के 8-8, 9-9 लोगों की मृत्यु हो गई है, और हम खाली अपने आप को बचाते रहे कि हमने बहुत अच्छा किया, दूसरे ने किया। ये बहुत गलत है। क्यों हो रहा है? हमारे जितने मेंबर्स हैं पूरे सिस्टम में, देखें कि भाई कहाँ कितना इन्फेक्शन है, हम रिपोर्टिंग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मौतें तो हो ही रही हैं। बहुत सी जगह शिकायत आ रही है कि डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। ये सब चीजों में सरकार को देखना चाहिए। पहला उद्देश्य है कि हमारी जनता संतुष्ट हो, जनता संतुष्ट हो। जनता को मतलब नहीं कौन सरकार है, किस पार्टी की सरकार है। बिल्कुल। जो लोग बीमार है, जिनके घर में खाने को नहीं है, या जिनके घर में कई लोग मर चुके हैं, उन्हें किसी प्रकार सांत्वना देने की आवश्यकता है और लोगों संतुष्ट हो। लखनऊ में मैं नहीं जान रहा हूँ कि कोई समय बड़ा नेता पिछले महीने 2 महीने में किसी के घर गया हो, कोई सांत्वना दी। जी लेकिन शुक्ला जी, जिस तरीके से अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि संक्रमण दर में भी जो है वो कमी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने तो काम किया है ना। अच्छा, सरकार काम कर रही है, सरकार काम करेगी ही। ये स्वास्थ्य जो है एक इम्पोर्टेंट इशू है गवर्नमेंट्स के लिए। लेकिन ये होता है कभी सरकार कहती है कि राज्य का मामला है, जब ज्यादा हो जाता है तो केंद्र का मामला है। ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए जनता को कि हेल्थ की प्रॉब्लम हेल्थ सरकार, राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की। और अगर राज्य सरकार की है तो उनको आपूर्ति केंद्र सरकार समय से क्यों नहीं कर रही है। बिल्कुल। जनता को इस तरीके से कठिनाई नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि जनता बिल्कुल बेसब्री हो चुकी है। किसी के पास नौकरी छूटी हुई है, 21 साल से घर में तनख्वाह नहीं मिल रही है, बहुतों के कमाने वाले लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम खाली आंकड़ों से कहीं सबको बहुत कंप्लीट नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बड़ी समस्या तो है खैर सामने। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से टीकाकरण को लेकर कई तरीके की भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, लगवाएं या नहीं लगवाएं, तो टीकाकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि टीकाकरण अब जो है व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, कई लोग जो है वो नहीं लगवाने के पक्ष में है, तो उस तरीके से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब तो आप देखिए ज्यादा चैनलों पर दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लगाया गया है टीकाकरण के पक्ष में बोलने के लिए, और टीकाकरण हो भी रहा है, और टीकाकरण कराना हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। हाँ, ये टीकाकरण का जो तरीका है कि जो आपको स्लॉट बुक करना, ऑनलाइन बुकिंग कराना, इसके लिए बहुत से लोग बहुत ही परेशान हैं कि जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है या जिन एरिया में नेटवर्क नहीं है, वो कैसे स्लॉट बुक करें। बिल्कुल। ये पहले होता रहा सरकारी अस्पतालों में समय निर्धारित करके लोग जाएं, अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाए, पैन कार्ड, और उससे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, टीकाकरण करा लें। इस प्रक्रिया को सिंपल बनाने की आवश्यकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं। चलिए ठीक है, तो इसका भी हम जवाब ये कपिल वर्मा जी जो हमारे साथ यहाँ पर हैं, टीकाकरण अधिकारी, इनसे भी लेते हैं। कपिल जी, एक बहुत अच्छी बात जो शुक्ला जी ने कही है कि टीकाकरण को लेकर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, कई तरीके की समस्या जो है वाकई में सामने आ रही है। किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, किसी के पास इंटरनेट की दिक्कत है, किसी के ज़िले में या उनके गाँव में या उनके कस्बे में इंटरनेट की सुविधा जो है वो नहीं है, तो उसको लेकर क्या करने वाले हैं अब आप आगे? मैम, ऐसा है कि देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है वो इसलिए कोविन पोर्टल पे अनिवार्य है जिससे कि उस व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जा सके और समय से उसका जब अंतराल पूरा हो जाए तो दूसरी डोज के लिए उसे सूचित किया जा सके और ये सूचना मिल सके कि भाई दूसरी डोज भी उसकी नियमित रूप से लग चुकी है। तो अब रजिस्ट्रेशन बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है, कोई बहुत कठिन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रखता है मोबाइल तो उसके लिए तो ये है कि आरोग्य सेतु ऐप से या कोविन पोर्टल ऐप से तुरंत तत्कालिक रूप से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जैसा मैडम आपने बहुत ही मूलभूत प्रश्न उठाया, जहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा लगभग हर एक ग्राम सभा के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर के बने हुए लोग हैं। गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको हायर किया है कि वो व्यक्ति सिर्फ अपनी आईडी लेकर के जो उसके गाँव का, क्षेत्र का कॉमन सर्विस सेंटर है, जहाँ पर उसको आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, इस तरीके से पहले से सुविधाएं दी जा रही हैं, वहां पर जाकर के भी व्यक्ति वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकता है। अपॉइंटमेंट का इशू ये है मैम कि अगर 45 साल की उम्र का कोई व्यक्ति है, फ्रंटलाइन वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, उसको तो अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं है, सीधे रजिस्ट्रेशन कराए। नहीं भी करा सकता है 45 साल का व्यक्ति डायरेक्ट ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है, किसी भी सेंटर पे चला जाए, सिर्फ अपनी आईडी दिखाए और टीकाकरण हो जाएगा। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को, चूंकि अभी
बहुत नंबर इनका बाकी है। तो एक चांस ये है कि ये सब चीजें अव्यवस्था के रूप में हो जाएंगी। अगर बिना बुकिंग के, बिना अपॉइंटमेंट के बुलाया जाएगा तो किसी भी सेंटर पे पता चलेगा कि बहुत लोग आ गए, कहीं पे कोई नहीं पहुंचेगा, तो फिर एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। इसलिए ऐसा अभी बनाया जा रहा है कि जिससे कि एक फिक्स गिनती वहां पर कि आज 400 यहाँ लगने हैं, यहाँ 600 लगने हैं, उसमें और उसमें भी समय स्लॉट दिया गया है कि आपको 10 से 11 बजे आना है, 11 से 12 आना है। इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि वहां उस केंद्र पे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। नहीं दोपहर में कोई नहीं आएगा, सुबह सब लोग आएंगे, शाम को एक साथ आ जाएंगे, तो फिर अचानक से भीड़ बढ़ेगी। इन सब चीजों में एक नियमित प्रक्रिया हो सके, भीड़ नियंत्रित हो सके, इसलिए इस तरीके का बनाया गया व्यवस्था कि उतनी ही गिनती में वहां पर लोग पहुंचे। मुझे लगता है कि जैसे समय बीतने के साथ इनमें टीकाकृत हो चुके लोगों की गिनती बढ़ जाएगी, तो इसमें भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की बजाय सीधे स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जैसे कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पे ऐसा भी हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में, कि टीम जाती है सुबह लेकिन बैठी रहती है, वहां पर कोई लोग नहीं आ रहे हैं, वहां पर उनके लिए अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है, वहां पर कोई भी व्यक्ति जाए और कराए। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है जहां पर अभी भी बहुत भीड़ रहती है, वहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी ये एक कदम आवश्यक है। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर कपिल वर्मा जी आपने दी, के शुक्ला जी ने भी बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी और डॉक्टर टंडन भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, उन्होंने भी बहुत विस्तृत तरीके से इन सारे मुद्दों पर लगातार बातचीत की। बहुत ही धन्यवाद आपका जो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो यहाँ पर टीकाकरण को लेकर किस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू की गई है, ग्रामीण अंचल में जहाँ इंटरनेट की सुविधा जो है वो वहाँ पर नहीं होगी तो उसके लिए भी सरकार क्या कर रही है, ये सारी बातें जो है उस पर आज हमने चर्चा की। तो मेन जो हमारा मुद्दा था वो ये था कि किस तरीके से संक्रमण दर जो है वो लगातार कमी आ रही है और एक मौतों का आंकड़ा जो लगातार बना हुआ था, मौतों का जो आंकड़ा था वो सरदर्द बना हुआ था, उस पर भी कहीं ना कहीं अब जो है वो नियंत्रण देखा जा रहा है। तो सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग हैं जो जागरूकता के साथ अपने को भी सुरक्षित कर रहे हैं, अपने परिवार को भी कर रहे हैं और आसपास के लोगों को भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पक्षों का जो तालमेल है उसने जो है वो आज कोरोना की दूसरी लहर को धीमा यहाँ पर कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।